हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति गुप्ता और आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड मुझे पता है भाई, स्टोरी सुनना तो सबको अच्छा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक यूरोप की। किसकी है ये? यूरोप की है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूरोप पूरा पढ़ेंगे, बिकॉज यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि यूरोप कॉन्टिनेंट है, लेकिन हम इसका नाम यूरोप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसमें कई सारी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें डेट का पता है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, बल्कि हम क्या यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम मेंशन करेंगे। ये जो स्टोरी है ये 1707 से लेकर के 1917 मीन 1707 से 1917 की लगभग पूरे 200 साल की एक कहानी है। और इस स्टोरी में हम यूरोप के अलग अलग प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, मीन्स कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि उन कंट्रीज़ में किंग कैसे थे और वो क्या किया करते थे। मीन्स किंग अच्छे थे कि बुरे थे, कौन सी कंट्री में किंग अच्छा था और कौन सी कंट्री में किंग बुरा था, ठीक है। तो क्यों लोग किंग का जो रूल था, मीन्स मोनार्क सिस्टम था, उसको पसंद नहीं कर रहे थे और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाना चाह रहे थे। तो भाई आपको पता होगा मोनार्क सिस्टम क्या होता है, जिसमें सारी पावर किंग के हाथों में होती है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें सारी पावर लोगों के हाथों में होती है। सभी जानते होंगे, 6th 7th 8th 9th 10th सभी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि यदि हम किसी भी सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो उस सिस्टम को चेंज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ तो बात कर रहे थे हम मोनार्क सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने की। तो इस सिस्टम को लाने में सालों साल लग गए, बहुत सारे वॉर्स हुए, ठीक है, और बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, बहुत सारे चेंजेस आए, और बहुत सारे लोगों ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो बेसिकली हम इम्पोर्टेंट पर्सन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक पेंटिंग से, ठीक है। एक पेंटिंग आप देखेंगे, ये एक पेंटिंग है जिसमें जो है ये देखो क्या क्या बना हुआ है, उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि इसमें जो पेंटर है उसने क्या क्या समझाया। पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पेंटर के बारे में। पेंटर जो था वो एक फ्रांस का आर्टिस्ट था, ठीक है, और उस पेंटर का नाम था फ्रेडरिक सरियो। क्या नाम था? फ्रेडरिक सरियो, जो कि 1907 में उनका जन्म हुआ था, और 1807 में उनका जन्म हुआ था और 1887 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया करते थे उस टाइम पे। फ्रांस में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया करते थे। अप्रोक्स वो 41 साल के होंगे, मीन्स 1848 में उन्होंने पेंटिंग की एक सीरीज बनाई जिसमें उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई। कितनी पेंटिंग बनाई भाई? 4 पेंटिंग बनाई, और इन पेंटिंग्स में उन्होंने जो प्रिंट किए वो सारे के सारे इमेजिनरी प्रिंट थे। कैसे थे वो? इमेजिनरी प्रिंट थे, मतलब काल्पनिक थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक नॉर्मली लैंग्वेज में कि भाई उनको एक दिन सपना आया, ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सोसाइटी का बना होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट कर दी। तो अब जो है वो उन्होंने किस तरह से प्रिंट करा, तो ये हम देखेंगे। तो सरियों की चारों पेंटिंग में से हम पहले एक पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कि पेंटिंग में क्या क्या बनाया गया है और एक्चुअल में वो लोगों को क्या बताना चाह रहा है पेंटिंग के माध्यम से, मीन्स लोगों तक क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है पेंटिंग के थ्रू। देखो ये सरियों की पेंटिंग है जो कि 1848 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या नाम था भाई इस पेंटिंग का? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देखो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो इसमें जो पेंटर है इसमें इन्होंने जो ये लोग हैं उनको बताया है कि ये यूरोप के और अमेरिका के हैं,
कहाँ के हैं भैया, ये यूरोप और अमेरिका के हैं, ठीक है। दूसरा इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है मैन एंड वुमेन के बीच में भी, ठीक है, मैन एंड वुमेन के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिना किसी डिफरेंस के मेंस एंड वुमेन्स एक ही लाइन में खड़े हैं। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे ऑल सोशल क्लास, ठीक है, मैन और मैन वुमेन तो हैं ही एक लाइन में, यहाँ पे सोशल क्लास में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे उस टाइम पे वहाँ पे नोबल हुआ करते थे, क्लर्जी हुआ करते थे, देखा सुना होगा आपने, 300 पार्ट में डिवाइड थी, जैसे हमारे यहाँ पे भी डिवाइड है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण की लाइन बनी, एक क्षत्रिय की लाइन बनी, एक वैश्य की लाइन बनी, एक शूद्र की लाइन बनी, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था, सभी एक ही लाइन में खड़े हुए थे, ठीक है। और जैसे ट्रेन चलती है बिल्कुल ऐसे ही आगे की तरफ वो बढ़ रहे थे। अब बात तुम्हारे दिमाग में ये आ रही होगी, क्वेश्चन ये आया होगा कि वे जा कहाँ रहे हैं, है ना, तो वो जा रहे हैं एक स्टैचू की तरफ जो वाइट कलर का आप अपनी पिक में देख सकते हैं, ठीक है। और वो जो स्टैचू है वो किसके उसमें है, फीमेल की फिगर में बना हुआ है, और दिस इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या कहा गया है उसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्यों जा रहे हैं वहाँ फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा जब आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने उस टाइम पे फ्रांस के आर्टिस्ट ने इस स्टैचू को लिबर्टी का सिंबल माना था। तो इसी वजह से यहाँ पे जो यूरोपियंस है और अमेरिकन्स हैं वो एक लॉन्ग ट्रेन बना करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट और वी कैन से होमेज ऑफर कर रहे हैं। और जो लोग स्टैचू के आगे निकल चुके हैं, मीन्स जो आगे आप देखोगे ना बिल्कुल स्टैचू के आगे निकले हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनको इट मीन्स लिबर्टी मिल गई है, ठीक है। क्या मिल गई है, उनको लिबर्टी मिल गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ के हम डिस्कस करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, कि व्हाट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये एक फीमेल फिगर है जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट मीन्स फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इन लोगों के ही ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे, डीपली फोकस करेंगे। तो पिक्चर में यहाँ देखेंगे कि जो नेशन के लोग हैं वो ग्रुप में खड़े हुए हैं, जिनको हम उनके नेशनल फ्लैग से और उनके ड्रेस से पहचान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्टैचू के आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स उनको जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है वो मिल चुकी है और नेशन स्टेट बन गए हैं। वे हैं अमेरिका और स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद करते हैं स्टैचू के बिल्कुल सामने जो खड़े हैं वो लोग फ्रांस के हैं और वो अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचे हैं। इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे जो है स्ट्रगल और या फिर कहना चाहिए कि रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत मतलब एक हाई पीक पर है ये, ठीक है। यहाँ पर लिबर्टी के लिए हर दिन फाइटिंग हो रही है, नेशन स्टेट बनाने के लिए हर दिन फाइटिंग हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस के बाद में जर्मन के लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, पोलैंड, हंगरी, ये सारी मतलब कंट्रीज खड़ी हुई है और इनको हम इनके फ्लैग से और इनके ड्रेस से पहचान सकते हैं। अब भाई पिक्चर के निचले पार्ट पे आ जाओ, तो निचले पार्ट पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि अर्थ पर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या है, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के कुछ बचे कुचे सिंबल बिखरे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के बचे कुचे सिंबल जो है वो बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले हम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन समझते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट जो है वो एक गवर्नमेंट की ही फॉर्म है, एक मोनार्कियल गवर्नमेंट की ही फॉर्म है। मोनार्कियल गवर्नमेंट जिसमें पावर जो होती है वो राजा के हाथों में होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि राजा भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, ठीक है। तो जो इसमें एब्सोल्यूटिस्ट है उसमें क्या होता है कि राजा के ऊपर
कोई भी लिमिट नहीं होती, मतलब राजा की पावर के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती। वो जब चाहे बिना किसी वजह से किसी को मरवा सकता है और किसी से भी कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉर्म ही गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, तो इट मीन्स जब राजा की ही बात कर रहे हैं तो उनके सिंबल क्या होते थे राजा के, जैसे मुकुट हुआ, सिंहासन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो ये सिंबल हैं, ये यहाँ पर क्या है, टूटे पड़े हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेंटिंग के ऊपर वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंटर ने कुछ इमेजेस बना रखी हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की हैं, सेंट्स की है और एंजल्स की हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ऊपर से ये सारा सीन देख रहे हैं और सरयू यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये सब भी चाहते हैं कि दुनिया में भाईचारा की भावना रहे और नेशन के बीच में ये सारे लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक रहे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में इस पिक को क्यों एक्सप्लेन किया गया है, आखिरकार राइटर हमें बताना क्या चाह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि सरयू ने कई सारी बातों का जिक्र किया है इस पेंटिंग में, ठीक है, जिसके बारे में हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं अब मोटा मोटा सा समझ में आ गया है कि हम ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड होल चैप्टर इज कवर्ड विद इन 6 टॉपिक्स। नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इसमें हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर के 1848 तक का पढ़ेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। 5th पॉइंट है विजुअलाइजिंग द नेशन एंड 6th पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ एन एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 डेमोक्रेटिक, नंबर 2 एनार्कियल, नंबर 3 कंजर्वेटिव, नंबर 4 मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 1 एब्सोल्यूटिस्ट इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी, नंबर 2 डेमोक्रेसी इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी, नंबर 3 यूटोपियन इज अ स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड नंबर 4 यूटोपियन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पिक्चर नेम which was depicted by Suryo and when. Next question, what is Statue of Liberty? And hope so friend आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा और आगे मेरी 7 वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड इन द लास्ट, जो हमारी लास्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं पूरी तरीके से आपको चैप्टर जो है वो फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। और वो बहुत ही कम टाइम का होगा चैप्टर और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स इट।